Welcome back, ladies and gentlemen. Today we are here with another new video from the platform of Biofinome. आज की हमारी वीडियो पेपर पैटर्न और रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में है, जो कि अक्सर लोगों ने मुझे पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं सब लोग। और ये पूछा जा रहा है, ज़्यादातर ये पूछा जा रहा है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो हमें प्रिपेयर करने चाहिए, और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हमें प्रेपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं सबसे पहले जो है ना वो इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ कि तैयारी आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है। एक दफ़ा जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं, उसके बाद दिस इज़ अ नेचुरल थिंग कि आप लोगों को ये फ़ील होगा कि अब हम इसकी प्रेपरेशन भी करें, और ये करनी भी चाहिए आपको प्रेपरेशन इसकी। लेकिन ये कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम आते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ BS17, यानी ये कि वाइल्ड लाइफ के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो उसका सिलेबस क्या होगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इमेज पेस्ट की है पीपीएससी की वेबसाइट से, जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के लिए ऐड आई थी, उसी ऐड का एक छोटा सा मैंने स्नैपशॉट लेके उसे कट करके यहाँ पे पेस्ट किया है। यहाँ पे मेंशन्ड है कि वन पेपर MCQ टाइप रिटन क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन, जिसका सिलेबस है क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस दैट इज़ 80%, एंड द जनरल एबिलिटी 20%, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। अब यहाँ पे प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको पता है कौन कौन सी प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशंस हैं। अप्लाई आप कर चुके हैं सब लोग, आपको पता होगा कि इसमें 2 किस्म की डिग्रीज़ जो है पीपीएससी वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी MSc और BS, जो कि आपकी ज़ूलॉजी में भी हो सकती है और वाइल्ड लाइफ में भी हो सकती है। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि वाइल्ड लाइफ चूँकि हर यूनिवर्सिटी में एज अ डिग्री, जिसकी MSc वाइल्ड लाइफ या फिर BS वाइल्ड लाइफ की डिग्री है, वो चूँकि बहुत कम होती है, इसलिए क्वेश्चन ये दिया जाता है स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को कि वो अगर उन्होंने MSc ज़ूलॉजी भी की है तो वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इट डज़ंट मीन कि उसमें से पेपर जो है वो MSc ज़ूलॉजी के कोर्स में से आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के लिए अप्लाई करने वाले हैं, सो प्लीज़ 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 फोकस ऑन वाइल्ड लाइफ। ज़ूलॉजी, बेसिक ज़ूलॉजी से आप निकल आए। यहाँ पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की है, यानी आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो है ना वो काम प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे इनकाउंटर करना पड़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है, जो आपके इंटरव्यू पैनल में लोग बैठे होते हैं वो बेसिकली 4-5 जो लोग होते हैं उनमें से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर पीपीएससी का कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड होता है वो होता है, और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पे बैठे होते हैं जो आपकी डिफरेंट किस्म की चीज़ें असेस कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये एक पेपर पैटर्न था जो कि मैंने यहाँ पे शो करवाया है। इससे आगे नेक्स्ट चलें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफ़ हेल्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन इफ़ हेल्ड, ये देखें यहाँ पे सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ़ हेल्ड साथ लिखा है। ठीक है, तो इफ़ हेल्ड का मतलब मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करना चाहूँगी। इफ़ हेल्ड का मतलब ये नहीं है कि पता नहीं ये पोस्ट अनाउंस हो गई है उसके बाद इसकी जॉब्स कंफर्म होती भी हैं या नहीं, टेस्ट होता है भी है या नहीं, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ जाती है। सो आपने उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना। इफ़ हेल्ड का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स एक सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद रिटन एग्ज़ाम की ज़रूरत पेश आती है, ताकि अगर 100,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एक पोस्ट के अगेंस्ट लेकिन उसकी सीट्स कम है, तो वहाँ पे किया ये जाता है कि रिटन टेस्ट लेके ना वहाँ पे स्क्रूटनी कर ली जाती है। वहाँ पे एक जो है ना वो आप कह लें कि थोड़ी नंबर में स्मॉल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बिकम्स क्वालिफाइड,
जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं या फेलियर वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो रिटन टेस्ट में उनका स्क्रीन आउट कर दिया जाता है और सीरियस कैंडिडेट्स या फिर कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स ही आगे आते हैं। आई थिंक यू शुड हैव बीन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इफ हेल्ड। अब आगे अगर हम चलें सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें, 80% सिलेबस हमने यहाँ पे देखा है कि 80% सिलेबस जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड होगा। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे कौन कौन सी उन्होंने रिक्वायर की हुई है, एमएससी और बीएस ज़ूलॉजी और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ की। ये पहले पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें भी डिस्कस हो चुका है कि वाइल्ड लाइफ असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस कौन सा, रिकमेंडेड सिलेबस कौन सा है। बायोफिनोम के प्लेटफॉर्म से मैंने सिलेबस रिकमेंड किया था। ठीक है, और इसके अलावा इस सिलेबस इस वीडियो के अंदर भी मैं छोटी सी जो है ना वो गो थ्रू करूँगी सब्जेक्ट के सिलेबस को। उसके बाद हम जो है ना वो मज़ीद बात करेंगे। सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पे 80% की अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटस, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान आ जाता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट फिलॉसफी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आ जाता है। थर्ड पॉइंट बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पाकिस्तान, जिसके अंदर प्रोविंशियल रूल्स, उसके बाद फेडरल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ आ जाती है। फिर नंबर 5 पे नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। नंबर 6 पे आ जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन पाकिस्तान, जिसके अंदर सेंचुरीज़, गेम रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट सिलेबस की मज़ीद बात करें, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे कि रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स, रामसर क्राइटेरिया, रामसर साइट्स आ जाती है और उसके अलावा थ्रेटेंड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट अगर हम बेसिक ज़ूलॉजी या बेसिक बायोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, environmental biology, biogeography, zoography, biochemistry, epidemiology, entomology and pest management, biotechnology और इकोनॉमिक ज़ूलॉजी को आपको बेहतर स्टडी करना चाहिए। यानी ये वो इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की तैयारी करते हुए आपको ज़्यादा फोकस करने चाहिए। ठीक है, अब जो यहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसा कहते हैं कि चूँकि रिक्वायरमेंट बेसिक बायोलॉजी की है, बेसिक ज़ूलॉजी की रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई है, सॉरी, तो हमें बेसिक ज़ूलॉजी को ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं उनको यहाँ पे बता दूँ कि बेसिक ज़ूलॉजी पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक बायोलॉजी यहाँ पे फोकस नहीं है। फोकस क्या चीज़ है? असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ इज़ द मेन फोकस। लेकिन मैं ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ज़ूलॉजी में अच्छे होंगे, उनकी ज़ूलॉजी पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, उनको ज़ूलॉजी ओवरव्यू बहुत अच्छा वाला होगा उनका, तो वो बड़ा इजीली एग्ज़ाम पास कर लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स मुश्किल से ज़ूलॉजी के कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होंगे तो वो इस एग्ज़ाम को इस तो क्या पीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के काबिल नहीं होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे जो है ना वो शॉर्टकट्स लेने से परहेज़ करें और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल एबिलिटी की, जो कि 20% है, तो यहाँ पे मैंने जनरल एबिलिटी को बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट अप किया हुआ है ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपने फोकस करना है। फर्स्ट जनरल नॉलेज, सेकंड थिंग पाकिस्तान स्टडीज़, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, वॉर्स आ जाती हैं, कौन कौन सी जंगें लड़ी गई हैं, उसकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या थी, क्या क्या उसमें जो है वो रिज़ल्ट्स निकले, कंक्लूजन्स क्या थे उन सारी वॉर्स के। लेजिस्लेशन आ जाती है, जिसके अंदर 1956 का कानून आ जाता है,
1956 1973 का लॉ जो है वो आ जाते हैं, अमेंडमेंट्स इन लॉज आ जाती हैं। सिविक्स या फिर फेमस पर्सन्स जो हैं वो आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स जिसके अंदर लेटेस्ट इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स आते हैं। नोबेल प्राइज़ होल्डर्स आ जाते हैं और इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आ जाती हैं। ज्योग्राफी जिसके अंदर मैप्स, डेमोग्राफिक फीचर्स, फेमस प्लेसेस आ जाती हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालिटिकल पोर्शन आ जाता है। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस आ जाते हैं। बेसिक लॉज ऑफ मैथमेटिक्स आ जाते हैं जैसे पाइथागोरस थ्योरम और बेसिक लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसी तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा इंग्लिश पोर्शन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंग्लिश पोर्शन में ग्रामर भी आ सकती है, लिंग्विस्टिक्स भी आ सकती है, लिटरेचर भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू ज़ुबान अदब, इस पे फोकस किया जा सकता है। जो मशहूर शायर हैं या फिर मशहूर मुसन्निफ़ हैं उनकी तसनीफ़ात पे बात की जा सकती है कि कौन सी तसनीफ़ जो है वो किसने लिखी है। उर्दू की डिफरेंट किस्म की बुक्स के बारे में बात हो सकती है। लेटेस्ट बुक्स जैसे उमैरा अहमद की बुक्स हैं, निम्रा अहमद की बुक्स हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी बुक्स हैं। कोई शेर दे के पूछा जा सकता है कि ये शेर किस शायर का है। वो शेर बहुत आम कॉमन सा भी हो सकता है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सके, ठीक है। लिटरेचर के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें एवरीडे साइंस के बारे में बात हो सकती है जिसके अंदर बेसिक साइंटिफिक नॉलेज तो तकरीबन सारे के सारे कैंडिडेट्स को होगा, लेकिन इसमें नेचुरल फिनोमेना स्पेशली द बेसिक रूल्स इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ज़्यादा इन पर फोकस किया जाना चाहिए। उसके अलावा नंबर 9 पे आता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसके अंदर बेसिक नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो सकता है। शॉर्टकट कीज़ हो सकती हैं। एमएस ऑफिस के डिफरेंट फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। एमएस ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। यानी इतना ज़्यादा एडवांस नॉलेज नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। फंक्शन कीज़ जो हैं यहाँ पे वो अक्सर पूछी जाती हैं कि F1 की जो है वो किसके लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स जो थे वो ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट्स साबित हुए। कोविड कब स्टार्ट हुआ, कोविड के लिए वैक्सीन कौन कौन सी आई हैं, कौन सी वैक्सीन किस कंट्री ने डिस्कवर की है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ टू मैनेज द टाइम एंड सिलेबस, तो इसमें फर्स्ट थिंग इज़ दैट नेवर यूज़ द शॉर्टकट्स। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कभी भी शॉर्टकट्स यूज़ ना करें। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना कि हम लोग कारवान की बुक ले लेंगे, इल्मी की बुक ले लेंगे या व्हाट्सएवर कोई भी शॉर्टकट MCQ की लेके, मैं कारवान इल्मी के स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही, मैं आपको एज ए एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि कभी भी जो है ना शॉर्टकट्स यूज़ ना करें। हमेशा एक स्ट्रेटजी बनाएं और उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। असेंबल योर नोट्स फ्रॉम योर अल्मा मैटर। सबसे पहले करें ये कि अपने जो नोट्स आपने अपनी डिग्री के दौरान में पढ़े हैं वो कहीं से रिकवर करें उनको, अगर वो नोट्स अच्छे नोट्स हैं तो ठीक है, उन नोट्स को रिकवर करें। सबसे पहले उन नोट्स को स्टडी करें, उसके बाद उन नोट्स के बाद जो है ना वो अपने मज़ीद नोट्स बनाना शुरू करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मैं रिकमेंड करूँगी वो ये है कि ऑलवेज़ मेक योर ओन प्रेपरेटरी नोट्स। डोंट रिलाई ऑन हेल्पिंग मटेरियल्स और ऑब्जेक्टिव नोट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सेट योर डेली एज वेल एज अल्टीमेट गोल्स फ्रॉम डे 1 व्हेन यू थिंक ऑफ अप्लाइंग फॉर अ जॉब। देखिए यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं या अप्लाई करने वाले हैं तो हमेशा ये ज़रूर देखें कि उस एप्लीकेशन के दरमियान और आपके रिटन एग्ज़ाम के दरमियान कितने दिन आ रहे हैं। यानी ये कि अगर PPSC पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो PPSC की ऑन एवरेज 40 डेज़ के बाद रिटन एग्ज़ाम के लिए कॉल आ जाती है, तो आपको अपनी प्रेपरेशन जो है वो 40 डेज़ में स्प्लिट अप करनी है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से लेना है? असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के केस में आपने स्टार्ट लेना है हमेशा
जनरल जोलॉजी से, ठीक है। जनरल जोलॉजी आपने कहाँ से प्रिपेयर करनी है? सबसे पहले अपने नोट से प्रिपेयर करनी है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किए गए थे आपको ड्यूरिंग डिग्री, ठीक है। उस डिग्री के नोट्स को सबको रिवाइज़ करके उसके बाद आपने खुद से नोट्स बनाने हैं। कोई नोटबुक या फिर कोई रजिस्टर वगैरह स्पेसिफाई कर लें जिसके अंदर आप अपने प्रेपरेशन के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें ताकि आपके हाथ से जो चीज़ गुजरी होगी, एक दफ़ा आपने लिख के अपने नोट्स बनाए होंगे, वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। तो ये थे जनाब टाइम और सिलेबस मैनेज करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज़ लाइक ट्राइंग टू हार्वेस्ट वेयर यू हैवंट प्लांटेड। यानी आपने मेहनत की नहीं है और आप सक्सेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। सो ट्राई टू वर्क हार्ड and succeed in your life. Stay blessed and happy. For more details you can contact on this number. Stay blessed and happy, and keep tuning for watching more videos from Biophenome platform. Thank you.